खाली रेस्टोरेंट की दीवारों के बीच प्रेम और अनुपमा खड़े होते हैं। प्रेम का व्यवहार किसी पागल से आशिक या दुखी बच्चे जैसा लगता है। वो अनुपमा से जबरदस्ती दिया जलवाता है, हार चढ़वाता है और फिर दोनों मिलकर भगवान की आरती करते हैं। अनुपमा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे होते हैं, लेकिन प्रेम का दिल अब पत्थर हो चुका होता है। आरती के बाद प्रेम अनुपमा का हाथ पकड़कर टेबल की ओर ले जाता है। वो जिद करता है कि मम्मी, अब यहाँ अपने हाथों के छापे लगाइए, यही तो मेरे रेस्टोरेंट के लिए आपका आशीर्वाद होगा। अनुपमा चीख कर मना करती है, पर प्रेम नहीं रुकता। वो फ्रेम पर अनुपमा के हाथों के निशान बनवाता है और फिर वो ताना मारते हुए कहता है, आप रो क्यों रही हैं? खुश हो जाइए। आज यहाँ हजारों लोग होने चाहिए थे, पर सिर्फ आप और मैं हैं। मैंने एक एक नैपकिन वैसे ही सजाया था जैसे आपने सिखाया था। कांच के सामान को फूलों की तरह रखा था, पर आपने पल भर में सब तोड़ दिया। मैं लूजर था, लूजर हूँ और शायद रहूंगा भी। प्रेम का ये इल्जाम अनुपमा के कलेजे को छलनी कर देता है। वो अनुपमा को ही अपने सपनों का हत्यारा करार दे देता है। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में उपहारों और फूलों का ढेर लगा होता है, जो अब किसी मजाक जैसा लग रहा होता है। गौतम आग में घी डालते हुए कहता है कि अनुपमा ने अपने फर्ज के नशे में प्रेम की बर्बादी का सौदा किया है। तभी मीता अपनी जहरीली जुबान खोलती है। वो प्रेम की तुलना अपने बेटे राजा से करती है। मेरा राजा कुछ नहीं करता, पर कम से कम प्रेम की तरह करोड़ों का नुकसान तो नहीं करवाता। अनुपमा ने तो रही सही कसर पूरी कर दी। राही जब बचाव करने की कोशिश करती है कि वो फिर से लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, तो मोटीबा का गुस्सा फूट पड़ता है। वो गुस्से में कहती है, प्रार्थना की मौत के बाद मैंने जैसे तैसे अनुपमा को बर्दाश्त किया था, पर अब और नहीं। मोटीबा राही को चेतावनी देती है कि अगर मेरे प्रेम को कुछ भी हुआ तो याद रखना, तुम दोनों माँ बेटी मेरे सामने वैसे ही भीख मांगोगी जैसे मैंने अपनी माँ के सामने मांगी थी। तुमने अपने पति का साथ नहीं दिया, तुम भी उतनी ही गुनहगार हो जितनी अनुपमा। मोटीबा का ये फैसला कोठारी हाउस में राही की मुश्किलों की शुरुआत कर देता है। उधर रेस्टोरेंट में अनुपमा प्रेम को समझाने की कोशिश करती है। दुख को इतना बड़ा मत बना, कुछ हफ्तों में लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन प्रेम अब सुनने की हालत में नहीं होता है। वो नफरत से भरकर कहता है, लाइसेंस तो आज भी मिल जाता, पर आपको अपना सच बड़ा लगा, मेरा सपना नहीं। आपने तो मुझे थप्पड़ मारा है। जिस इंसान ने सपना दिखाया उसी ने उसे तोड़ दिया। इतना कहकर प्रेम वहीं जमीन पर टूट कर बैठ जाता है और अनुपमा खामोश खड़ी उसे देखती रहती है। वो प्रेम को समझाने की आखिरी कोशिश करती है। तू जानता है मेरे लिए तू क्या है? तूने मुझे मेरी बेटी से मिलवाया है। तू उदास मत हो, बस कुछ हफ्तों की बात है, तुझे लाइसेंस मिल जाएगा। प्रेम एक फीकी और दर्दनाक मुस्कान के साथ उसे टोकता है। सपना सच होगा, पर उस पर दाग लगा होगा, और वो दाग आपने लगाया है। प्रेम की ये बात अनुपमा के कलेजे को चीर देती है। वो कहता है कि वो अनुपमा के लिए भगवान से भी लड़ जाता, पर अनुपमा अपने उसूलों के खिलाफ अपने आप से भी नहीं लड़ पाई। अनुपमा रोते हुए बताती है कि उसने कंपनी से 1 हफ्ते की मोहलत मांगी थी, पर प्रेम अब कुछ सुनने को तैयार नहीं होता। वो आखिरी बार अनुपमा के पैर छूता है और कड़वाहट से कहता है, यहाँ आने के लिए शुक्रिया, पर शायद अब हम कभी न मिलें। आप जिसे सच का साथ देना कह रही हैं, मैं उसे बेटे का साथ न देना मानता हूँ। प्रेम वहां से चला जाता है और अनुपमा उसी फर्श पर बैठकर अपनी किस्मत पर रोने लगती है। दूसरी ओर कोठारी हाउस में राही पागलपन की हद तक चीजें इधर उधर फेंक रही होती हैं। वो खुद को संभाल नहीं पा रही होती। तभी प्रेम घर लौटता है। राही उसे गले लगा लेती है, पर घर का माहौल सुलग रहा होता है। गौतम आग में घी डालते हुए कहता है कि राही ने जानबूझकर अनुपमा को यहाँ बुलवाया ताकि प्रेम को बर्बाद कर सके। वो कहता है, माँ ही भी मेरे साथ यही कर रही है। एक ही घर की बेटियां हैं, जो माँ सिखाएगी वही तो करेंगी। ख्याति और अनिल गौतम को चुप कराते हैं। ख्याति उसे चेतावनी देती है कि वो अपनी बकवास बंद करे। अगर मेरे बेटे को भड़काने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन प्रेम इन सब बातों से परे अपनी ही नजरों में गिर चुका होता है। वो मीता के तानों का जवाब देने के बजाय खुद को और नीचा दिखाता है। वो मोटीबा के सामने हाथ जोड़कर कहता है, मैं कोठारी परिवार पर लगा हुआ एक थप्पा हूँ। मैं नालायक था और लूजर ही रहूंगा। मंजिल तक पहुंचने से पहले ही मेरी सांसें टूट गईं। मुझे माफ मत कीजिएगा, क्योंकि सारी गलती मेरी ही है। प्रेम एक जिंदा लाश की तरह वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा को महसूस होता है कि पीछे कोई है। उसे लगता है प्रेम वापस आ गया, पर जब वो पीछे मुड़ती है तो सामने प्रेरणा खड़ी होती है।
प्रेरणा की आंखों में अब वो सम्मान नहीं बल्कि नफरत होती है। वो अनुपमा को चुभते हुए शब्दों में कहती है, आज यहाँ खुशियां होनी थी, पर आपकी वजह से सब मिट्टी में मिल गया। किसी अपने ने ही हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया है। अनुपमा सफाई देने की कोशिश करती है, पर प्रेरणा उसे बीच में ही चुप करा देती है और वो कहती है, जो लोग वादे करते हैं और फिर उन्हें तोड़ देते हैं, उसे ही पीठ में छुरा भोंकना कहते हैं। प्रेरणा के शब्दों के तीर अनुपमा के कलेजे को छलनी कर रहे होते हैं। प्रेरणा नफरत और गुस्से में कहती है, आपने मुझसे कितने वादे किए थे? जब हम चौल में मिले थे तब लगा था आप मेरा साथ देंगी, पर आपने सब खत्म कर दिया। आप मेरी सेंटा बहन नहीं हो सकती, आप तो मेरी कुछ भी नहीं लगती। प्रेरणा यहाँ तक कह देती है कि शायद अनुपमा उसकी रजनी माँ से पुराना बदला लेने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। ये सुनकर अनुपमा का सब्र टूट जाता है। अनुपमा अपनी आवाज ऊंची करती है और कड़क अंदाज में कहती है, चुप हो जाओ, वरना एक थप्पड़ लगाऊंगी तो सबकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। तब से देख रही हूँ, सब मुझे गलत ठहरा रहे हैं। अनुपमा उसे हकीकत का आईना दिखाते हुए समझाती है कि मैं यहाँ जांच के लिए आई थी। नियम कहते हैं कि रिपोर्ट से पहले मुझे तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी, फिर भी मैंने तुम्हें तुम्हारी एक एक गलती समझाई ताकि तुम्हें झटका न लगे। पर तुम तीनों क्या चाहते थे कि मैं अपने काम के साथ बेईमानी करूं? जिस कंपनी ने मुझे काम दिया मैं उसके साथ गद्दारी करती। अनुपमा आगे बोलती है, तुम भूल रहे हो, मेरे साथ 2 और लोग थे जो तस्वीरें ले रहे थे। क्या मैं कंपनी में जाकर ये बोलती कि प्रेम मेरा दामाद है इसलिए लाइसेंस दे दो? अनुपमा साफ करती है कि गैस पाइपलाइन की गलती उसकी नहीं, उनकी अपनी थी। वो पूछती है, क्या तुम चाहते थे कि कल को पाइप फटे और कोई बड़ा हादसा हो जाए? दुश्मन वो नहीं होता जो बुरी खबर लाता है, दुश्मन वो लापरवाही है जो तुम लोगों ने की। प्रेरणा अनुपमा की ईमानदारी को स्वीकार करने के बजाय उसे पराया घोषित कर देती है। वो ताने मारते हुए कहती है, आप अपना काम कर रही थीं, पर आपको हमारे दुख का अंदाजा नहीं है। मुझे तो राही पर तरस आता है। वो आपकी सगी बेटी है और आपने उसके साथ भी ये सब किया। मैं आपकी जगह होती तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब आप यहाँ से चली जाइए। अनुपमा बिना कुछ कहे भारी मन से उस जगह से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ प्रेम एक जिंदा लाश की तरह बैठा होता है। राही उसके लिए कोल्ड कॉफी लेकर आती है। वो उसे बहलाने की कोशिश करती है। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाई हूँ, ठंडा और मीठा खाने से मूड अच्छा होगा। तुम इस दुख में अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राही बार बार प्रेम से बात करने की कोशिश करती है, पर प्रेम कुछ नहीं बोलता। वो राही को देख तो रहा होता है। राही जब उसे सहारा देने की कोशिश करती है तो प्रेम बिना एक शब्द कहे मुंह मोड़कर दूसरी तरफ चला जाता है। राही टूटकर वहीं फर्श पर बैठ जाती है। उधर अनुपमा की हालत और भी बदतर होती है। वो रोते हुए खुद से कहती है, मेरे बच्चे मुझसे नाराज हैं, अगर वो मुझसे बात नहीं करेंगे तो मैं कैसे जी पाऊंगी। उसे एक आखिरी उम्मीद अपनी बेटी राही से होती है। वो कांपते हाथों से राही को कॉल करती है। उसे यकीन होता है कि दुनिया चाहे उसे न समझे, पर उसकी बेटी उसका दर्द जरूर समझेगी। लेकिन जब राही स्क्रीन पर माँ का नाम देखती है तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है और वो कॉल नहीं उठाती। अनुपमा का दिल एक बार फिर टुकड़ों में बिखर जाता है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा तबाही के इस मंजर के बीच अनुपमा को अपनी जिंदगी एक बंद गली जैसी लगने लगती है। वो गोवा वापस जाने और दिग्विजय जी से बात करने के बारे में सोचने लगती है। तभी अचानक उसकी नज़र एक पैम्पलेट पर पड़ती है। वो एक बहुत बड़े फूड कंपटीशन का विज्ञापन होता है। उसी वक्त सावी विला में दिग्विजय भी वही पैम्पलेट देख रहा होता है। उसे महसूस होता है कि उसकी बेटी सावी आज उससे कुछ कहना चाहती है। वो तुरंत अनुपमा को कॉल करता है और सीधा सवाल पूछता है, जो जोशी बहन का चैनल है, क्या वो आप ही का है? क्या आप ही उसे चलाती थी? अनुपमा जब हाँ कहती है तो दिग्विजय कहता है, मैं सावी के कैफे को फिर से रीओपन करने वाला हूँ। क्या आप मेरा साथ देंगी? मैं अपनी बेटी का अधूरा सपना पूरा करना चाहता हूँ। अगर हम ये फूड कंपटीशन जीत गए तो हमें लंदन में बड़ा मौका मिल जाएगा। अनुपमा ये सुनकर दंग रह जाती है और बहुत खुश होती है। अब आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्या आपके हिसाब से अनुपमा को इस हालात में दिग्विजय के साथ उस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं।